नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। इंडिया डेली पर एक नए शो स्वस्थ रहो मस्त रहो की शुरुआत हुई है, जिसमें आप डॉक्टर से जुड़े सीधे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप हमें 0120312811 पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको डॉक्टर्स के अपने पैनल से उनका समाधान दिलाएंगे और आपकी बीमारी खत्म करवाने में आपकी मदद करेंगे। आज हम अपने शो में बात करेंगे डायबिटीज की। भारत तेजी से डायबिटीज कैपिटल बनती जा रही है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज के अलग अलग टाइप से पीड़ित हैं। इसीलिए हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है जो हमें यह बताएगा कि डायबिटीज आखिर क्यों होती है, आखिर क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले शुगर यानी कि डायबिटीज से जुड़ी यह खास रिपोर्ट देखिए। डायबिटीज, जिसे हिंदी में हम मधुमेह और बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं, ये अब रफ्ता रफ्ता देश में महामारी का रूप ले चुका है। जितनी तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है, उसने कहीं ना कहीं भारत को डायबिटीज कैपिटल की तरफ ढकेल दिया है। बीते साल द लेसन की एक स्टडी रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिंदुस्तान में डायबिटिक मरीजों की संख्या 10 करोड़ के पार हो चुकी है। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों में ये संख्या 44% की रफ्तार से बढ़ी है। इतना सुनने के बाद आपको यकीनन सावधान हो जाना चाहिए। अपनी दिनचर्या और खान पान को लेकर अगर आप परवाह नहीं करते, तो फौरन अपनी आदत बदलिए। डायबिटीज की वजह समझिए। ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने से ये बीमारी होती है। ऐसा शरीर में इंसुलिन हार्मोन के संतुलन बिगड़ने की वजह से होता है। इंसुलिन आंतों के जरिए बनने वाला हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बने ग्लूकोज को एनर्जी में इस्तेमाल के लिए मदद करता है। तब जाने की शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। नींद पूरी होने के बाद भी थकान लगना, बार बार भूख लगना, वजन कम होना, आंखों से धुंधला दिखना, घाव का जल्दी न भरना। बीमारी लक्षण के बाद बचना कैसे, ये भी जान लीजिए। सही लाइफस्टाइल, संतुलित भोजन और रोजाना एक्सरसाइज से इसे रोका जा सकता है। हालांकि कई बार ये अनुवांशिक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और डायबिटीज पर ही चर्चा करेंगे। डायबिटीज क्यों होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज है, क्या क्योर है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य, डॉक्टर परमेश्वर अरोरा, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर प्रियंका सिंह भी है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर सप्तऋषि जी का करना चाहूंगी। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ डॉक्टर, और मैं चाहती हूँ कि आप सरल भाषा इस्तेमाल करें ताकि हमारा व्यूअर कहीं भी बैठा हो उसको ये बात समझ में आए। क्योंकि भारत में जब तक किसी को कोई दर्द या तकलीफ नहीं होती है, रूटीन चेकअप के लिए अमूमन लोग नहीं पहुंचते हैं। हालांकि इसकी अवेयरनेस चलाई जा रही है, लेकिन शुगर के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, क्या इंटरनल सिम्टम्स होते हैं, जिससे एक आदमी को यह पता चल सकता है कि वो टेस्ट कराए शुगर की। नमस्कार। ये बहुत ही अहम सवाल है। जो डायबिटीज ज़्यादातर जो होता है वो साइलेंट रहता है। कि किसी को अगर मान लीजिए हम लोग 126 के ऊपर अगर किसी का खाली पेट का शुगर है उसको डायबिटीज बोलते हैं। या दूसरा जो टेस्ट होता है HbA1c जो 6.5 के ऊपर होता है तो तब डायबिटीज बोलते हैं। ज्यादातर देखा जाता है अगर आप किसी का शुगर 150 भी है खाली पेट में या 160 170 भी है तो तभी भी कोई सिम्टम्स नहीं आता है। तो डायबिटीज पहले तो जो है अगर बहुत देर तक जो है साइलेंटली भी अंदर रह सकता है, धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स को खराब कर सकता है। डायबिटीज का जो क्लासिक सिम्टम्स है जो आप शुरू में आपके प्रोग्राम में आप बता रहे थे कि यूरिन ज्यादा होना, प्यास ज्यादा लगना, वेट कम हो जाना, या ड्राइनेस ऑफ स्किन, आंखों में धुंधलापन, बार बार इन्फेक्शन, ये सारे क्लासिक सिम्टम जो है वो ज्यादातर 200 250 300 के ऊपर जब शुगर बहुत ऊंची मात्रा में शुगर पहुंच जाता है तो तभी होना शुरू होता है। तो मेजोरिटी डायबिटीज के जो लक्षण है वो साइलेंट रहता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट जैसे हमारे पास भी आते कहते मेरे शुगर 200 है लेकिन मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं तो मैं दवा क्यों लूं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि डायबिटीज का जो इवन ये जो सिम्टम्स अगर नहीं भी आ रहा है, लक्षण अगर नहीं भी आ रहा है, शुगर अगर 200 250 के रेंज में चल रहा है, तभी भी
डायबिटीज से अंदर अंदर सारे ऑर्गन्स, हार्ट, लीवर, किडनी, नर्व सारे डैमेज हो सकता है। तो डायबिटीज के लक्षण तक वेट ना करे। अगर आपका रूटीन टेस्टिंग में हुआ है, पता चले डायबिटीज है, ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। आजकल रिकमेंडेशंस यही है 25, 30, 35 साल के बाद पीरियोडिकली शुगर्स का भी चेक होना चाहिए। तो साइलेंटली भी डायबिटीज हो सकता है। डॉक्टर इंडिया में काफी सप्तऋषि, बार कितने देखा टाइम पर जाता है। शुगर का टेस्ट कराना चाहिए? जैसे आप कह रहे हैं क्योंकि सिम्टम्स साइलेंट होते हैं, तो क्या ड्यूरेशन होनी है कि 25 से 35 इयर्स के बाद अगर कोई इंसान डॉक्टर को विजिट करता है तो कितने टाइम पर शुगर टेस्ट होना चाहिए? देखिए, ज्यादातर अगर आप यूरोपियन या अमेरिकन गाइडलाइंस देखेंगे, वो कहेंगे 30-35 साल के बाद होना शुरू होना चाहिए। इंडियन कंटेक्स्ट में या साउथ एशियन कंटेक्स्ट में हम देखते हैं हमारा लक्षण डायबिटीज 10 साल पहले ही आता है उनसे। तो ठीक है। ज्यादातर इंडियन रिकमेंडेशंस यही है कि 25 साल के बाद शुगर का टेस्ट, ऐसा नहीं कि हर हर महीने करना है, लेकिन साल में एक बार या 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार डेफिनेटली होना चाहिए। अगर किसी को कुछ खास और पैरामीटर्स है, जैसे किसी का वेट ज़्यादा है, मोटापा है, या किसी के फैमिली में ऑलरेडी डायबिटीज़ है, किसी को साथ में ब्लड प्रेशर है, किसी को साथ में कोलेस्ट्रॉल है, या कोई महिला को पहले जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ हुआ है, तो उनको भी पीरियोडिकली चेकअप करना चाहिए। किसी को अगर मान लीजिए पीसीओएस करके फीमेल्स में एक और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अगर पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज जिसको कहा जाता है, अगर वो बीमारी है तभी भी डायबिटीज का चेकअप पीरियोडिकली होना ठीक है, चाहिए। ठीक है। तो तो ये सारे ये पैरामीटर्स है, तो ड्यूरेशंस है डायबिटीज का चेकअप डेफिनेटली जिस जल्दी पर, होना ठीक चाहिए। है, जिस पर होना चाहिए। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होम्योपैथी से हैं। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में क्या इसका क्योर है, क्या ट्रीटमेंट है, और आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, उनके इनिशियल सिम्टम्स आपको कैसे पता चलते हैं? क्योंकि आम जनता को इस बात की जानकारी नहीं होती है। डॉक्टर परमेश्वर अरोरा जी, आयुर्वेदा में क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि डायबिटीज, जिसे आयुर्वेद में मधुमेह बोलते हैं, ये 3 तरह की बतलाई गई है। पहला, सहज, जब बच्चा वुम में होता है, यानी प्रेगनेंसी के समय अगर कोई ऐसा डिफेक्ट हो जाए कि उसका पैंक्रियाज ठीक से ना बन पाए, इंसुलिन सही से ना पैदा हो पाए, तो उस बच्चे को छोटी उम्र में ही डायबिटीज हो जाता है, जिसको हम लोग आयुर्वेद की भाषा में सहज प्रमेह बोलते हैं। और इसी को आईडीडीएम भी बोला जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। दूसरा होता है कुलज। कुलज का मतलब जो फैमिली टू फैमिली रन करता है, यानी कि आप हेरिडिटरी इसे बोल सकते हैं। इसमें ये मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज होता है, जब आप 50, 55, 60 के हो जाते हैं तब आपको ये डायबिटीज आता है। तीसरा होता है अपथ्यज, जिसको आज की डेट में हम लोग लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के रूप में बोल रहे हैं। एंड फॉर्चुनेटली हमारा जो सहज है वो बहुत कम होता है, जो कुलज है वो भी कम होता है। अधिक जो डायबिटीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज भारत को कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जा रहा है, वो अपथ्यज है, यानी कि हमारे खान पान की जो गड़बड़ियां हैं उनकी वजह से, और हमारी जो लाइफ स्टाइल हमारी गड़बड़ चल रही है उसकी वजह से जो है वो होता है। और ये जो तीसरा वेरिएंट डायबिटीज का है वो क्योरेबल है। ये क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं, जो पेशेंट डायबिटिक हमारे पास आता है पूछता है कि साहब मेरा डायबिटीज क्योर तो हो जाएगा? देखिए, इसमें 2 शब्द हैं, एक है कंट्रोल, एक है क्योर। हम अगर सहज और कुलज की बात करें तो वहां कंट्रोल होता है, क्योर नहीं होता। और अगर आप अपथ्यज, आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रूप में डायबिटीज आया है तो क्योरेबल है। आप अपना डाइट ठीक कीजिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, आप स्ट्रेस फ्री रहिए, देखिए आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, फिर क्योर हो जाएगा, आप दवाइयों से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक सूत्र मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। चरक संहिता में बोला गया है कि आस्य सुखम स्वप्न सुखम ददीनी ग्राम्य उदक अनुप्रसाप्यांसी नव अनपानम गुरु वैकृतम च प्रमेय हेतु कप्र सर्वम। देखिए, इस सूत्र के माध्यम से आप जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डायबिटीज है उसको पूरी तरह से क्लियरली समझ लेंगे। आस्य सुखम, किसको डायबिटीज हो रहा है? जो मुंह का सुख बहुत भोगता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा और खूब अधिक अच्छी डाइट खा रहा है, मीठा खा रहा है, आस्य सुखम। स्वप्न सुखम का मतलब सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आपका योग से, स्पोर्ट्स से, सुबह वॉक से, जॉगिंग से कोई मतलब नहीं है, आपका खाना पीना बढ़िया है, स्वप्न सुखम आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल। दधीनी, आपके लिए बड़ा एक हैरान कर देने वाला फैक्ट बताना चाहूंगा जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। जो व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता और दही का लगातार सेवन करता है, ही बिकम्स ए डायबिटिक पेशेंट। तो दही जो है वो भी डायबिटिक बना रही है। उसके बाद
हमारे 3 तरह के जो एक तरह से नॉन वेजिटेरियन फूड हम लोग खाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फॉरेस्ट एनिमल्स। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनके रसों को, उनके जूसेस का सेवन करते हैं, तो आप डायबिटिक हो सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात, नव अन्नपानम, नया अनाज खाने से। पहले समय में याद कीजिए, आपके घरों में, सबके घरों में एक अनाज की टंकी हुआ करती थी। आप हमेशा अनाज, गेहूं, चावल को पुराना करके खाते थे। नया अनाज गर्म होता है, वो जाकर के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्पेसिफिकली पैंक्रियाज को डैमेज करता है, उससे इंसुलिन सेक्रेशन बाधित होता है। तो नया अनाज, नव अन्नपान, नया अनाज खाने से डायबिटीज होता है। और आपको सबको मालूम है कि रोटी चावल खाने का प्रचलन जितना भारत में है, उतना किसी देश में नहीं है। लेकिन पहले हम पुराना करके खाते थे, आजकल हम नया खाते हैं। फैक्ट्स जो है वो आप हमारे व्यूअर्स के सामने रख रहे हैं, क्योंकि जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, या ईटिंग हैबिट्स का, या कार्ब्स जो लोग ज्यादा खाते हैं, इवन दाल चावल और रोटी में से क्या शुगर हो सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि सब चीनी खराब है, गुड़ खा सकते हैं। तो ये चीनी तो हमारी 120-130 साल पुरानी मेहमान है। गुड़ भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं खाना है। गुड़ को पुराना कहकर, देसी कहकर लोग डायबिटिक पेशेंट मैं आऊंगी डॉक्टर अरोड़ा, मैं लेवल को ईटिंग बढ़ाते हैबिट्स हैं। पे आऊंगी। डॉक्टर प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं होम्योपैथी से। डॉक्टर प्रदीप, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, उनके प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि इसी बात पर लगातार चर्चा हो रही है और डॉक्टर्स का जो पैनल है वो हमें ये बता रहा है कि पहले कोई इनिशियल कई समय तक डायबिटीज साइलेंट रहता है। तो अगर मैंने अपना शुगर का टेस्ट नहीं कराया है और मुझे शुगर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आई एम अ डायबिटिक पेशेंट? नमस्कार। सबसे पहले ये बताना है कि जो शुगर का पेशेंट है, तो ये तो निश्चित रूप से है कि जब लेबोरेटरी टेस्ट होता है तभी मालूम पड़ पाता है। लेकिन जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो आता है कि थकान रहने लगती है। तो अगर किसी को अनएक्सप्लेन्ड थकान है, दूसरा उसको पानी की प्यास रूटीन में थोड़ी ज़्यादा लगने लगी, तीसरा बार बार पेशाब आने लगा, तो हम ये मान सकते हैं कि डायबिटीज चांस है। इसके अलावा कोई छोटा मोटा बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है, यूरिन में हो जा रहा है, गले में हो जा रहा है, या कोई फोड़े फुंसी हो जा रहे हैं, तो कोई स्किन इन्फेक्शन हो जा रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, ये सिम्टम है जो बता देते हैं कि डायबिटीज है। कभी कभी केवल ज़्यादा पसीना आने से भी पता लग जाता है कि डायबिटीज है। अगर अचानक से ज़्यादा पसीना आने लग रहा है, तो ये सिम्टम है जो डायबिटीज को इंगित करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं अब जानना चाहूंगी, डॉक्टर हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है सप्तऋषि के पास। डॉक्टर सप्तऋषि, बचपन से अमूमन घरों में हमने ये सुना है कि अगर ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगा। क्या ऐसा होता है या ये सिर्फ एक मिथ है? चॉकलेट्स खाने से, ग्लूकोज का ज्यादा सेवन करने से, फ्रुक्टोज का सेवन करने से, क्या ये सब करने से शुगर होता है? देखिए, इसमें डायबिटीज जो है दो चीज़ों के बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल और डाइट एंड एक्सरसाइज एक मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा जो है आपका जेनेटिक बैकग्राउंड भी रोल प्ले करता है। अगर किसी के फैमिली में डायबिटीज़ है, फादर को डायबिटीज़ है, मदर को डायबिटीज़ है, ब्रदर या सिस्टर को डायबिटीज़ है, तो उनको जीन्स बाई बर्थ मिला हुआ है जिन पे जिसके वजह से उनको डायबिटीज होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। तो अगर खासकर किसी को अगर ये फैमिली रिस्क फैक्टर्स है, तो उनको नॉर्मली आप मान के चलिए 10 में से 1 को डायबिटीज होने का चांस रहता है। तो किसी को अगर फादर को डायबिटीज है वो 10 में से 2 हो जाएगा, किसी को पेरेंट्स दोनों को, ये फादर मदर को 10 में से 5 हो जाएगा। खासकर जिनको रिस्क फैक्टर्स है उनको अगर डाइट और लाइफस्टाइल शुरू से ही अगर उसमें रेस्ट्रिक्शंस रखा जाए, मीठे का, शुगर का, गुड़ का, या सिंपल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, इवन एक्सेस फैट ऑल्सो, तो ये सारे चीज़ जिससे वेट बढ़ने का टेंडेंसी होता है, तो इसका रेस्ट्रिक्शंस शुरू से ही रहना चाहिए। ऑब्वियसली दोज हु आर प्रीडिस्पोज्ड, उनका अगर शुगर ज़्यादा खाने का टेंडेंसी है तो डायबिटीज़ होने का चांसेस बढ़ेगा। तो लाइफस्टाइल चेंजेस जितने बचपन से शुरू किया जाए उतना ही अच्छा। ठीक है, डॉक्टर अरोड़ा, आप ये बताइए कि चीनी का जो लोग डायबिटिक होते हैं, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट होता है
शुगर फ्री को लेकर कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कई सारे एडवर्टीजमेंट भी चलते हैं। उसका टेस्ट, मैंने खुद शुगर फ्री डाइट को देखते हुए शुगर फ्री लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसका टेस्ट ऐसा था कि मैं शुगर फ्री उसके आगे कभी ले ही नहीं पाई। तो चीनी का क्या सब्स्टिट्यूट है? अगर जिसको डायबिटीज है उसके लिए भी बताइएगा, जिसको डायबिटीज नहीं है, कोई अपनी डाइट को बेहतर करना चाहता है तो वो क्या ले सकता है चीनी के बदले? देखिए, यहाँ पर बीइंग एन आयुर्वेदिक स्कॉलर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं, केमिकली जो बनाए जाते हैं, उनकी तरफ नहीं जाएं। और स्टीविया लीव्स होती हैं, आपको मार्केट में स्टीविया लीव्स की काफी प्रिपरेशन टैबलेट्स भी मिलना शुरू हो चुकी हैं। तो स्टीविया इज ए नेचुरल, आप कह सकते हैं, स्वीटनर है, जिसकी जो आपको जो कैलोरी है उसकी बहुत कम होती है और बट आपको डॉक्टर चीजों अरोड़ा, को मीठा स्टीविया भी का कर देता है। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है। वो लोग जिनको आप ये समझिए ना, क्योंकि इंडिया में स्वीट टूथ का जिक्र होता है, अमूमन हम मील्स के बाद कई घरों में रसमलाई खाते हैं, कई घरों में सुबह सुबह जलेबी खाते हैं। ये है भारत, ये इंडिया है। आप बाहर निकलिए तो आप कहाँ यूपी बिहार में आप देखेंगे, एमपी में भी आप देखिए तो पोहे के साथ जलेबी मिलती है। तो वहां तो स्टीविया मुझे का तो लगता है कि टेस्ट, मैं स्टीविया के टेस्ट से सहमत नहीं हूँ। आप मेरे को ये बताइए, क्या गुड़, जैसा आप बोल रहे थे कि गुड़ का आप इंटेक कर बिल्कुल सकते भी हो? नहीं, बिल्कुल भी गुड़ नहीं। नहीं ले देखिए, लोगों सकते ने हैं। मिथ शहद, मैं शहद एक को चीज लेकर आपको कंचन मैं एक चीज बताना चाहूंगा। बहुत बड़े भ्रम से इस शो के माध्यम से लोगों को आपने बाहर निकालना है। लोग अक्सर चीनी को कल्प्रिट बोलते हैं, गुड़ को एकदम क्लीन चिट दे देते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि गुड़ भी कल्प्रिट है। डायबिटिक पेशेंट कैन नॉट हैव जैगरी, वो गुड़ नहीं खा सकते, हनी, नहीं हनी खा सकते हैं आपको डॉक्टर मीठा करना अरोड़ा? है, मैं बताता हूँ। फिर भी बेटर ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा सा मुनक्का का प्रयोग कर सकते हैं। जो ओके। मुनक्का होता है, उनको आप खीर बनाते हैं या कोई भी चीज मीठी हलवा बनाते हैं तो आप मुनक्का डालिए। मुनक्का से एक नेचुरल स्वीटनिंग हो जाएगी और डायबिटिक पेशेंट में इन जनरल हमने देखा है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि थोड़ा सा जो वीकनेस होती है डायबिटिक पेशेंट की, वो भी आराम से ठीक हो जाती है, इजीली डाइजेस्टेबल है। और मुझे लगता है कि अगर हम केमिकल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को छोड़ना चाहें तो मुनक्का कैन बी ए सब्स्टिट्यूट अदर देन स्टीविया, if you don't like the stevia. Many people will agree that the people don't like stevia, Dr. Arora, though it's healthy. But then okay, yes, I agree with your statement. डॉक्टर प्रदीप, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या होम्योपैथी में डायबिटीज को लेकर क्या प्रिवेंशंस हैं, क्या क्योर है कोई डायबिटीज को लेकर? क्योंकि अलग अलग तरह की डायबिटीज होती है। क्या डायबिटीज फेटल हो सकती है? क्योंकि डायबिटीज आपके बॉडी के हार्ट को अफेक्ट करती है, पैंक्रियाज अफेक्ट होते हैं, इस वजह से भी डायबिटीज होती है। लेकिन क्या अगर किसी को डायबिटीज, सिर्फ डायबिटीज है और कोई इंसान अपना ध्यान रख रहा है, तो भी क्या गुंजाइश है कि ये बीमारी फेटल हो सकती है? मैडम, सबसे पहले तो ये बताना है कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो बड़े आराम से ठीक हो सकता है। इसमें अपने को अपना खाना चेंज करना होता है और मेनली खाने में गेहूँ, चावल, आलू और दूध से बनी चीज़ें, ये 4 चीज़ें छोड़ दें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, सारी दालें और एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ 90% लोगों को ठीक हो जाती है। इसमें कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होती है और जो भी कोई भी मेडिसिन खाते हैं उससे कभी डायबिटीज़ ठीक नहीं होती है, शुगर कंट्रोल रहता है। तो डायबिटीज़ ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज़ लाइफस्टाइल को चेंज करना है, एक्सरसाइज करना है। दूसरा, अपना खाना चेंज करना है, जिसमें कि गेहूँ, चावल, आलू और दूध से बनी चीज़ें एकदम छोड़ देनी है। तो 90 to 95% लोगों की ठीक हो जाती है। डॉक्टर प्रदीप, अगर रोटी और चावल नहीं खाएंगे, क्योंकि ये तो स्टेपल फूड है, दिन में रोटी घरों में बनती है, रात में मैडम चावल, आपको वही तो बता क्या रहा हूँ खाएंगे? कि मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं पिछले 8 साल से यही कर रहा हूँ। मेरे पास डायबिटिक बहुत सारे पेशेंट आके एडमिट होते हैं और एक हफ्ते में उनका सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। हम इंसुलिन भी बंद करा देते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को। तो इसमें खाना जो है ना, वो हमारा ज़रूरत होना चाहिए, आदत नहीं। रोटी जो हम खाते हैं वो अपनी आदत से खाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पेशेंट को थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि ये ना खा करके ये खाइए। और इसके चलते मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ कि मैं अभी पिछले 4 साल से रोटी, चावल, आलू खाता ही नहीं हूँ। खुद भी मैं उनको ये बताता हूँ, जब मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं स्वस्थ हूँ, जिंदा हूँ, तो आप लोग भी बिना रोटी के, बिना चावल के, बिना आलू के रह सकते हैं।
और अगर ये छोड़ दिया तो 95% लोग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, थोड़ा बस वॉकिंग करने की जरूरत होती है दिन में 2-3 बार। अच्छा और डॉक्टर, जो जहाँ तक होम्योपैथी की मेडिसिन का सवाल है, तो वो मेडिसिन हम हमारी जो भी होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, और उनका एक ही काम होता है, जो पैनक्रियाज है उसको एक्टिवेट करना। ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो आपके टाइप बीटा सेल्स हैं उनसे इंसुलिन बनना कम हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से और ये होम्योपैथी मेडिसिन खाने से वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ने लगता है। तो ठीक है। अभी तक मैं 30,000 से ज्यादा लोगों को डायबिटीज से मुक्ति दिला चुका हूँ। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। डॉक्टर अरोड़ा जी, रोटी, चावल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड आलू, डॉक्टर प्रदीप ये कह रहे हैं कि वो चीजें नहीं खानी चाहिए। मुझे लगता है आप लोग भी सहमत होंगे इससे। मैं ये जानना चाहती हूँ बेसिकली कि उसका ऑल्टरनेटिव हाइपरग्लाइसेमिक क्या है। इंडेक्स जिनका भी है, मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगा, अरोड़ा जी हाइपरग्लाइसेमिक माफ इंडेक्स कीजिए। जिन चीजों का भी है उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। और आज के टाइम पे देखिए, सब मिलेट्स का इस समय बड़ा अच्छा प्रचलन हमारे देश में हो, मोटा अनाज जिसे हम बोलते हैं। तो ये ज्वार है, बाजरा है, जो है, रागी है, ये हमारे पास चना है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। ये इसकी जो हमारी कैलोरी वैल्यू है वो कम है, और साथ में हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं इसमें, बहुत सारा मतलब हमें बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर हम गेहूं और चावल को छोड़ करके जो सो कोल्ड हमारा मोटा अनाज है, जिसमें ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, चना ये आता है, उनको हम ऑप्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और सब्जियों में भी हम आलू जैसे है वो हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, तो वहां पे भी आप अगर लौकी, तोरी, टिंडे, परवल, कद्दू, करेला, इतनी सारी चीजें हमारे पास है, हमको खाइए। ठीक है। और मीठे में अगर आपका बहुत मीठे का मन है तो दूध से बनी मिठाई मत खाइए। आप आंवले का मुरब्बा अच्छे से वॉश करके खा लीजिए। आपको खाना है तो वॉश करके आप पेठे की मिठाई खा लीजिए। तो कहने का मतलब है कि दूध का भी हमने देखा है कि दूध से बनी मिठाइयां जो हैं वो थोड़ा डायबिटिक पेशेंट को तंग करती हैं, और अचानक से जो है शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा, दही डायबिटिक पेशेंट को नहीं खानी है। दही जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाती है डायबिटिक पेशेंट को। अगर आप बटर मिल्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट दही मत लीजिए। तो ये हमें खाने पीने में थोड़ा नियंत्रण करना है। और साथ में जैसा डॉक्टर प्रदीप बोल रहे हैं कि आपके डाइट से और लाइफ स्टाइल से आप ठीक हो जाएंगे, क्योरेबल है, लेकिन हमें ये जरूर देखना है कि वो पेशेंट जो है वो सहज प्रमेह का पेशेंट है, कुलज प्रमेह का पेशेंट है, या अपथ्यज प्रमेह का। अगर आपकी शुगर आपके खराब खान पान और खराब जीवन शैली की वजह से आई है तो वो क्योरेबल है, अदरवाइज कंट्रोलेबल है। तो आपको अपनी डायबिटीज को लेके कभी भी किसी भ्रम में नहीं रहना, लगातार मॉनिटर करना है। अगर आप इंग्लिश मेडिसिन खा रहे हैं, अचानक से आपको इंग्लिश मेडिसिन नहीं छोड़नी है, क्योंकि हम डायबिटीज को साइलेंट किलर बोलते हैं। हो सकता है आपको सिम्टम कोई ना आए, लेकिन अंदर ही अंदर आपका बढ़ा हुआ शुगर आपकी किडनी पे नेफ्रोपैथी के रूप में, और आपकी आंखों पे रेटिनोपैथी के रूप में, आपके नर्व्स को न्यूरोपैथी के रूप में ठीक है। बहुत डैमेज करता है, और अचानक से कोई बड़ा डैमेज हो सकता है। ठीक है डॉक्टर। तो लापरवाही नहीं आप बरत सकते इसमें। ठीक है, और जी। यही हमारा मकसद भी है इस शो से। हमारा मकसद ही यही है ताकि कई लोगों को मिथ्स होते हैं कई डिजीजेस को लेकर, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है शुगर को ही लेकर होते हैं। इसीलिए कई बड़े डॉक्टर्स के साथ हमारा पैनल बना हुआ है। डॉक्टर सप्तऋषि, ये मुझे बताइए, क्योंकि जेनेटिक्स, हेरिडिटरी डायबिटीज की भी लगातार बात हो रही है, क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन अगर उसको डायबिटीज है एंड शी इज प्रेग्नेंट, क्या ये डिजीज उसके न्यू बॉर्न चाइल्ड को भी पास ऑन होगी? देखिए, प्रेगनेंसी में डायबिटीज दो तरीके से हो सकता है। एक तो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज, किसी को पहले से ही डायबिटीज का बीमारी था एंड दैट कैन कंटिन्यू। और दूसरा जो है एक जेस्टेशनल डायबिटीज या प्रेगनेंसी के टाइम में स्पेसिफिकली हार्मोनल चेंजेस से डायबिटीज होने का टेंडेंसी होता है। तो दोनों ही कंडीशन में ऐसा नहीं कि बेबी को इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी कोई डायबिटीज होने का टेंडेंसी होगा, बट द बेबी विल बी कैरिंग द सेम जीन्स जो मदर के पास है। तो एंड जो लेटर मदर इन लाइफ इट वही कैन बेबी को हैपन। तो फ्यूचर में जाके डेफिनेटली अच्छा। अगर दोनों ही एस्पेक्ट है, जीन्स विल बी सेम, मदर को डायबिटीज है, सेम जीन्स, हो सकता है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल बाद जाके डायबिटीज हो। दूसरा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम में अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो, उसमें कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस और होता है, जिसके वजह से भी बेबी को फ्यूचर में जाके डायबिटीज होने का टेंडेंसी हो सकता है। तो शुगर कंट्रोल, अगर प्रेगनेंसी में अगर शुगर है, ज्यादातर इंसुलिन को इसी टाइम में सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल हार्मोन है। तो इंसुलिन का जरूरत इस टाइम में रिकमेंडेड है। और शुगर का स्पेसिफिक टारगेट जो प्रेगनेंसी के लिए है वो बाकी टाइम से अलग है। तो शुगर काफी लो मात्रा में रखना पड़ता है ताकि बेबी को कोई डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, डॉक्टर प्रियंका सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी, उनसे भी मैं फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी। मैं वेट कर रही थी आपका। डॉक्टर प्रियंका सिंह, शुरुआत में आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं, सभी पैनलिस्ट से हमारी बात हो रही थी, तो निष्कर्ष ये निकला है कि डायबिटीज को अगर कंट्रोल करना है या फिर डायबिटीज को अगर क्योर करना है तो मेनली लाइफस्टाइल और फूड, ये दो ऐसी चीजें हैं जो पेशेंट के हाथ में होती है, जो पेशेंट खुद पर वर्क कर सकता है और वो इसे कंट्रोल एंड क्योर कर सकता है। डॉक्टर प्रियंका। हाँ जी, फॉर डायबिटीज के मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड द मेडिसिन बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जितना इम्पोर्टेंट मेडिसिन का रोल है उतना ही इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लो कैलोरी डाइट, मतलब जो हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं, ज्यादा फैटी फूड ना लेना, जैसे डीप फ्राइड फूड को अवॉइड करना, डायरेक्ट शुगर्स इन द फॉर्म ऑफ स्वीट्स and sweet and fat को avoid करना, and increasing physical activity at least 30 minutes 3 days in a week की फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट हम सबकी होनी चाहिए टू प्रिवेंट डायबिटीज। तो डायबिटीज के मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का रोल इक्वली इम्पोर्टेंट है, एज इम्पोर्टेंट एज ड्रग्स एंड मेडिसिन। डॉक्टर प्रियंका, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि आप इस बात पर जोर, और सभी सारे ही पैनलिस्ट हमारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक्सरसाइज होना चाहिए। 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज व्हाट? क्या उसे कार्डियो कहा जाए, क्या उसे जुम्बा, एरोबिक्स, पिलाटेस, क्या ब्रिस्क वॉक भी इंक्लूडेड है इस 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज में? 30 minute brisk walk 3 times 3 days in a week at least. This is minimum physical activity which is required, and it is mainly a kind of cardio activity only. Brisk walk is a kind of cardio activity. ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप कैलोरीज ज्यादा से ज्यादा लूज करते हैं, बर्न करते हैं, सो दैट आपकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट्स कम हो, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स कम हो। ठीक है, मैं आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है यहाँ पर। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो अब तक तो हमारी चर्चा इस बात पर हो रही थी कि क्या वो चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस बात पर भी आपको बताएंगे वो कौन सी चीजें हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं, उन्हें एंजॉय कर सकते हैं और कैसे खुद को कंट्रोल एंड क्योर कर सकते हैं इस डिजीज। शो स्वस्थ रहो मस्त रहो, डायबिटीज को लेकर आज हमारी चर्चा हो रही है, क्योंकि डायबिटीज कैपिटल हमारा देश बनता जा रहा है। इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या इसे क्योर किया जा सकता है, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, जो डायबिटिक पेशेंट है और जो नहीं है उसका भी, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कई बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सप्तऋषि हैं, डॉक्टर अरोरा, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी हैं, साथ ही साथ डॉक्टर प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सवाल डॉक्टर प्रियंका जी से था एक्सरसाइज को लेकर। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी, आप भी लगातार इस बात पर फोकस दे रहे हैं कि हम अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़कर और एक्सरसाइज करके, खाना का अच्छा ध्यान रखकर हम इन तमाम चीजों को क्योर भी कर सकते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका आपने डायबिटीज कंट्रोल भी किया है। मैं ये समझना चाहती हूँ, वो लोग जो ऑफिस गोइंग है, जिनका काम 9 से 10 घंटे या 12 घंटे कई ऑफिस में चेयर पर होता है, उनको कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए और क्या फ्रूट्स जो लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे, या फ्रूट जूसेस, क्या जिनको शुगर नहीं है या जो डायबिटिक नहीं है उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो कौन से फ्रूट का इनटेक कर रहे हैं? जिनको डायबिटीज नहीं है वो सारे फ्रूट खा सकते हैं, उनके लिए किसी फ्रूट के लिए मना नहीं है। और जिनको डायबिटीज है वो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई वाले फ्रूट हैं, जैसे पपाया है, बनाना है, इन 2 फ्रूट को छोड़ के बाकी फ्रूट खा सकते हैं। और मैं तो अपने सारे पेशेंट को एप्पल, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट ये खाने के लिए रिकमेंड करता हूँ कि दिन में आप कम से कम 3-4 फल 1-1, 2-2 खाइए। गुआवा कितना भी खाया जा सकता है, ऑरेंज कितना भी खाया जा सकता है, उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, वो डायबिटीज पेशेंट के लिए बेनिफिशियल रहता है। और डायबिटिक पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है डायबिटिक न्यूरोपैथी की, वो बाद में इसीलिए आती है कि उनको न्यूरोविटामिन नहीं मिल पाते हैं फूड की वजह से। और जहाँ तक आपके पहले प्रश्न का सवाल है कि जो ऑफिस गोइंग है वो क्या कैसे करें, तो एक कुर्सी पर बैठे बैठे भी पैर हिलाते रहेंगे, जो अपना काफ मसल है उसका एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो भी डायबिटीज होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि काफ मसल सबसे ज़्यादा
कैलोरी कंज्यूम करने वाली मसल है। अगर उनका पेरेंट्स में डायबिटीज है दोनों में, जैसे वो प्रोन है अगर जेनेटिकली, तो उनको अपना वेट कंट्रोल रखना चाहिए और अननेसेसरी कैलोरी खाने से बचना चाहिए। जैसे पहले चर्चा हो रही थी कि भाई मीठा, हम लोग स्वीट टूथ वाले हैं, तो मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सुझाव है कि एक मिनिमम क्वांटिटी में हम मिठाई खा लेंगे तो कुछ ऐसा डायबिटीज का कोई बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं टूट पड़ने वाला है। और जैसे कि रेजिन्स हैं, आप किशमिश खा लीजिए 8-10, कोई ऐसा डायबिटीज नहीं होने वाला, फर्क पड़ने वाला है। और फल तो आप कोई भी मीठा खा सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी में खा सकते हैं, बस थोड़ा ये ध्यान रखें पपाया और ये अपना बनाना थोड़ा कम लें। बनाना का भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो भी खाया जा सकता है, तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब जो मेन चीज़ है, जो परहेज की बात है, वो सिर्फ गेहूँ, चावल, आलू और मिल्क प्रोडक्ट, ये एक नहीं लेने से 90% डायबिटिक लोग आराम से ठीक हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अरोड़ा जी, एक बात समझाइए, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर तो मुझे लगता है कभी भी डिबेट हो सकती है, वीगन होना है या नहीं होना है उसको लेकर भी काफ़ी डिबेट हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर शुगर के पेशेंट्स को, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्या आमंड मिल्क ले सकते हैं, क्या कोकोनट मिल्क लिया जा सकता है, क्या ओट मिल्क लिया जा सकता है, क्या इन सब का इंटेक किया जा सकता है? देखिए, एज सच तो मेरा जवाब यस में है, यस यू कैन हैव। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स में एक आइटम जो मुझे लगता है डायबिटिक पेशेंट को हमेशा सर्वदा दूर रहना चाहिए, वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दही नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में दही जो है उसे अभिशंदी बतलाया गया है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए, इवन ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको ब्लॉकेजेज हैं, उनको दही नहीं खाना चाहिए। हम लोग दही को ये मान के चलते हैं कि ठंडी होती है, जबकि दही की तासीर गर्म होती है। और जिनको भी शरीर में सूजन है, किसी भी तरह के दर्द रहते हैं, जिनको चर्बी है, देखिए डायबिटीज का ओबेसिटी के साथ सीधा सीधा रिलेशन है। हम देखते हैं कि जैसे ही मोटापा बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ता है। तो आपको अभी सर ने बताया कि फ्रूट्स खाइए, लेकिन फ्रूट्स में भी मेरा रिकमेंडेशन ये है कि डोंट गो फॉर जूसेज। आप जूस मत पीजिए, आप फ्रूट को एज सच खाइए, फाइबर कंटेंट अंदर जाएगा। आप ये एग्जैक्टली रो खाइए। आपको पोमेग्रेनेट खाना है तो आप पोमेग्रेनेट खाइए, खूब अच्छे से पेट भी भरिए, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। उसके बाद आपको जो है कैलोरी भी आपकी कम गई। अगर आप 3-4 पोमेग्रेनेट का लेके एक गिलास जूस निकालते हैं, जूस पीने के बाद आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, फिर कुछ खाएंगे आप। तो कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा अपने को चेंज करना है, चीज खानी है, अनार खाना है, लेकिन आप अनार को रो खाइए, जूस मत पीजिए। ऑरेंज खाइए लेकिन जूस मत पीजिए, सो दैट आपको तसल्ली भी मिले। देखिए, खाना जो है जब तक आपको तृप्त नहीं करता, आपको तसल्ली नहीं होती, अपने पेट भर गया, तब तक आपको मजा नहीं आता। तो मजा भी लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि कैलोरीज भी कम से कम डालनी है, क्योंकि शुगर भी कंट्रोल रखना है। मुझे लगता है कि हमें ना ये भ्रम भी तोड़ना है कि इंसान को पेट भरकर खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, इंसान को, लोगों को पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए। मुझे ऐसा ये कहा जाता है ना कि आपको छोटी प्लेट में खाना चाहिए। 4 हिस्से पेट के करने होते हैं, हाँ, कंचन जी, 4 हिस्से पेट के करने होते हैं। 2 भाग को सॉलिड से भरना होता है, एक भाग जो है, एक पार्ट लिक्विड से, और एक पार्ट हमें जो है एयर के लिए छोड़ना चाहिए। अगर आप जब खाना खा रहे हैं, आपको लगे कि अभी मैं थोड़ा और खा सकता हूं, तो आपको वो डकारे आना शुरू नहीं हो रहा, यहां तक फीलिंग का फील नहीं आ रहा है, और आप कहें कि हाँ मैं अभी थोड़ा खा सकता हूं, उठ जाए, तो दैट मीन्स आपने एक पार्ट पेट में हवा के लिए छोड़ दिया। जो ऐसा कंट्रोल कर लेता है, फिर उसको कोई डाइजेस्टिव इश्यू नहीं रहता, उसका खाना बहुत अच्छे से पच जाता है। तो ये सब क्लियरली मेंशन्ड है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पेट भर के खाने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ फील करें कि खाना बिल्कुल गले के ऊपर और मुंह तक आ गया और आपको डकारें आनी शुरू हो गई। नो, मतलब खाना आप अच्छे से खाइए, आपको तसल्ली, तृप्ति इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा खा के नहीं उठ सकते, आपको मजा नहीं आएगा, आगे काम करना होता है। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है करेक्शन करेंगे, और फिर अगेन आप खाइए, लेकिन फिजिकल वर्कआउट करिए। अब फिजिकल वर्कआउट आपका है नहीं, लेकिन आप कैलोरी इंटेक अधिक है, तो डेफिनेटली आपका ओबेसिटी भी बढ़ेगा, साथ में शुगर भी बढ़ेगा। ठीक है डॉक्टर सप्तऋषि जी, ये बताइएगा, चलिए ये तो खान पान की बात हो गई, आप मुझे ये समझाइए कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनके पास और कौन सी बीमारियों का खतरा होता है, और कितना इम्पॉर्टेंट है एक पेशेंट को ये अवेयर होना कि उनको अपना डायबिटीज, अगर वो क्योर नहीं कर सकते हैं, अगर किसी और टाइप का उनको डायबिटीज है, तो उसको हमेशा कंट्रोल में रखा जाए।
देखिए, जितना मतलब ऑब्वियसली आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम में बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहा है, लेकिन इंडिया का डायबिटीज़ का रियलिटी, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ का जो रियलिटी है, 65 to 70% लोगों का डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता। तो और इनमें सारी प्रॉब्लम्स एक के बाद एक बढ़ने का टेंडेंसी रहता है। सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होता है कार्डियक प्रॉब्लम। 60-70% डायबिटीज़ में जो डेथ होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कार्डियक डिजीज। तो शुगर कंट्रोल के साथ साथ बीपी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसका भी नेसेसरी जो ट्रीटमेंट है, बहुत सारे पेशेंट आके कहते हैं मेरा तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मेरे को कोलेस्ट्रॉल का दवा लेना है, वो गलत है। कोलेस्ट्रॉल का दवा कार्डियक प्रोटेक्शन देता है डायबिटीज़ में, तो वो ज़रूरी होता है। दूसरा जो होता है रीनल किडनी प्रॉब्लम, काफ़ी सारे लोगों को डायबिटीज़ के साथ किडनी फेलियर का खौफ रहता है कि दैट इज ऑल्सो जेन्युइन प्रॉब्लम। इवन 10-20% प्रॉब्लम्स, अगर 60-70% कार्डियक डिजीज से मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी होता है, तो अनदर 10-20% किडनी प्रॉब्लम से भी होता है। बाकी भी कोई भी इन्फेक्शन का टेंडेंसी डायबिटीज़ में ज़्यादा हो जाता है। कोविड के टाइम में भी हमने देखा है, जो जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, खासकर अनकंट्रोल थे, तो काफ़ी सारे यंग अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी हुआ है। सो बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, इन्फेक्शन का टेंडेंसी भी ज़्यादा रहता है। एंड देर इज नॉट ए सिंगल ऑर्गन एक्चुअली डायबिटीज पेयर्स। सो चाहे आप आँख हो, चाहे नर्व्स हो, चाहे डाइजेशन सिस्टम हो, चाहे लीवर हो, इवन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसे जो मोटापे के साथ आता है, सब डायबिटीज के साथ लिंक्ड है। तो डायबिटीज कंट्रोल होना, रियलिटी इंडिया का अभी भी यही है कि people do not test, people even if they test they will ignore, even if the doctor will prescribe a medicine, तो वो उसका आधा फॉलो करेंगे, बाकी आधा छोड़ देंगे। यस, आपके यस। पास 1 साल के बाद आएंगे, नहीं मेरा तो शुगर कंट्रोल था इसलिए मैंने दवा छोड़ दिया। आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा सीरियसनेस लाना जरूरी है। तो मेडिसिन इट्स को नॉट भी लेकर, है ना? as is being portrayed, so there are lots of challenges with diabetes which we face on a daily ओके, basis. ओके। डॉक्टर प्रियंका, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, क्योंकि आजकल कई ऐसे वीडियोस हैं, और मुझे याद है कोविड के बाद तो अधिकतर हम सबने ऐसे वीडियो देखे थे कि कई पर्सन्स, यंग एज के लोग, अगर वो जिम हिट कर रहे हैं, वो ट्रेडमिल पर हैं, उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी जहां पर एक सीआईएसएफ जवान ने एक आदमी की जान बचाई है, एयरपोर्ट का वो वीडियो सामने आया है। अचानक से यंग जनरेशन्स को हार्ट अटैक की कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे सामने आई हैं। हाउ टू बी हेल्दी, हम अपने आप को फिट कैसे रखें, कैसे हम इन तमाम बीमारियों से अपने आप को दूर रखें? मैम, ये सडन हार्ट अटैक या जो सडन कार्डियक डेथ वाले यंग पेशेंट्स हैं, इसमें दो तरह के पेशेंट्स हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी कोई जेनेटिक कार्डियक डिजीज हो, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार हमें पहले से पता नहीं होती, और ड्यूरिंग एक्सर्शन ये सडन अटैक होता है। सेकेंड थिंग इज बैड लाइफस्टाइल, because cardiac disease is mostly associated with metabolic syndrome, जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ऑल दीज थिंग्स। और ये चीजें काफी टाइम से हम इग्नोर कर रहे होते हैं। हमारी डाइट अच्छी नहीं होती है, वी आर मोस्टली टेकिंग रिफाइंड फ्लोर एंड आउटसाइड फूड, जो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स यूज किए हुए ऑयल में बने हुए फूड होते हैं बाहर के। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स। इससे क्या होता है, कई बार हमें पता नहीं चलता कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हम ऐसी चीजें खाते रहते हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन वी लैंड अप इनटू सच इमरजेंसी कंडीशन। तो इसके लिए सबसे हेल्दी लाइफस्टाइल इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक डिजीज एंड ऑल। कोई भी डिजीज फॉर दैट मैटर, राइट डॉक्टर प्रियंका? जी, अच्छा जी। डॉक्टर अरोरा, एक बात बताइए, क्योंकि फ्राइड फूड, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं फ्राइड फूड उनको भी मना रहता है। इन जनरल जो हमारे घरों में तेल या सरसों के तेल की बात की जाए, रिफाइंड ऑयल की बात की जाए, जो इस्तेमाल होता है, क्या यूज़ करना चाहिए? क्या बटर यूज़ करना चाहिए? क्या घी यूज़ करना चाहिए? क्या रिफाइंड ऑयल यूज़ करना चाहिए? क्या ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए? क्या सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए? क्या कोकोनट ऑयल में खाना बनाना चाहिए? कौन सा ऑयल सबसे हेल्दी है? ओवरऑल देखिए, मैं ऑयल मैं आऊंगी में डॉक्टर मस्टर्ड प्रियंका। ऑयल, हाँ, जी, हाँ, बताइए हमें डॉक्टर। तेल में मस्टर्ड ऑयल और अदरवाइज देसी घी, इनको खूब बढ़िया से किचन में इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी मैं तो हमेशा से रिफाइंड ऑयल जो है उसके अगेंस्ट रहा हूं। हमें
जितना भी हम प्रोसेसिंग कर देते हैं किसी नेचुरल चीज में, उतना वो हमसे, हमारी बॉडी से दूर होती जाती है, हमारी बॉडी के लिए नेगेटिव होती जाती है। तो मेरा रिकमेंडेशन सीधा का है कि आप अगर तेल, किसी चीज में आप कोई चीज ऐसी बना रहे हैं जिसमें तेल का इस्तेमाल करना है, तो आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको घी का इस्तेमाल करना है तो घर का बना देसी घी का इस्तेमाल कीजिए, और मक्खन का इस्तेमाल भी कीजिए। देखिए आज के समय पे कंचन जी एक चीज बता देता हूँ, हम लोगों को इस तरह के इंडिकेशंस मिलते हैं, इस तरह के डायरेक्शंस मिलते हैं कि साहब आप घी बिल्कुल छोड़ दीजिए, तेल बिल्कुल छोड़ दीजिए। इवन जो थोड़ा बहुत घी छोका वोका लगाने में, सब्जी बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, तो आज के टाइम पे कुछ लोग उनको भी मना कर रहे हैं कि आप किस लिए घी से छोका लगाते हैं, केवल पानी से सारे मसाले डालिए ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हम में से अधिकतर लोग अब घी तेल वास्तव में छोड़ ही चुके हैं। अगर हम इफ वी कंपेयर आवर ऑयल एंड घी कंजम्पशन विद आवर पेरेंट्स, अपने दादा से कंपेयर करें, ग्रैंड पेरेंट्स से करें, तो हम लोग 1/10 भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन देखिए वो कितने हेल्दी थे। तो हमें ये समझना होगा, घी तेल छोड़ करके जो है छुटकारा नहीं मिलने वाला बीमारियों से। बीमारियों से छुटकारा मिलेगा जब आप सुबह टाइम से उठ करके योग करेंगे, सुबह आप वॉक करेंगे, सुबह आप स्पोर्ट्स कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे। ये जो हमने कंपटीशन वाली लाइफ, बिना मतलब की जो तनाव अपने दिमाग में डाला हुआ है, रात में हम लोग जग रहे हैं, ये जो है ये चीज खराब कर रही है। घी तेल खराब नहीं कर रहा है। घी तेल अगर खराब करता तो हमारे बड़े, जब सुविधाएं नहीं थी, नेचुरल डिजास्टर आते थे, कोई डॉक्टर नहीं होता था, कोई उस तरह के इमरजेंसी सर्विसेज नहीं होते थे, अगर ये सब दुविधा ना हो तो 100 साल जी करके जाते थे। और आज हम तेल घी छोड़ करके भी 65, 70, 75, जो हमारे पुराने लोग हैं वो 75 पहुंच रहे हैं। हमारा जो यूथ है वो तो 75 भी अब जो है नहीं सोचता कि 75 तक कैसे पहुंचेंगे। वो 100 साल का जो फिगर था वो तो अब बिल्कुल डिसअपियर हो गया, वो तो इम्पॉसिबल बन गया। सो बहुत, कंचन जी बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहता हूं, घी खाइए, तेल भी खूब इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, अपने को टेंशन फ्री कीजिए। ये है सूत्र सब बीमारियों से बचने का और डायबिटीज से बचने का भी। ठीक है, आई थिंक डॉक्टर अरोरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि आज मैं जिस जनरेशन से हम लोग की मुलाकात होती है, उस जनरेशन को स्ट्रेस का भी पता है, उस जनरेशन को एंग्जाइटी का भी पता है, उस जनरेशन को डिप्रेशन का भी पता है। मुझे याद है ये सब वर्ड्स कुछ सालों पहले होते भी नहीं थे, या शायद इनका इलाज नहीं था, लेकिन अब होता है। डॉक्टर प्रदीप, क्योंकि स्ट्रेस का जिक्र हुआ है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादातर स्ट्रेस देखने को मिला है। आप जब भी उनसे बात कीजिए, शुगर को लेकर उनका बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। कुछ लोग हैं जो पेशेंट्स होते हैं जो फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और उनका शुगर कंट्रोल्ड भी काफ़ी रहता है, उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत डिफरेंट रहती है आम लोगों से। लेकिन कुछ शुगर पेशेंट्स मैंने भी ऐसे देखे हैं जो नहीं ध्यान दे पाते हैं, जो चीनी का कंजम्पशन करते हैं, वो चाय में भी थोड़ी सी चीनी डालेंगे, उनकी हेल्थ भी बहुत फ्लक्चुएट रहती है, उनका शुगर लेवल भी बहुत फ्लक्चुएट रहता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए प्रियंका जी, कंचन जी के इसमें तो कुछ कर सकते नहीं हैं। डाइट कंट्रोल तो एक प्राइम फैक्टर है, और साथ में जो अपना लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना ही है, क्योंकि आप किसी इन्फेक्टिव बीमारी से नहीं जूझने वाले हैं। एक ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि आपका शुगर लेवल हाई है, आपका पेनक्रियाज कंप्रोमाइज है। अगर आपका शुगर लेवल हाई है और पेनक्रियाज कंप्रोमाइज है, तो आपका बॉडी का सारा ऑर्गन धीरे 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 कंप्रोमाइज होगा। तो इसमें तो मेरा एकदम स्ट्रिक्ट है कि आपको डाइट कंट्रोल करना ही है, एक्सरसाइज करना ही है, और आपको हेल्दी फूड खाना ही है। आप ये चाहें कि आप शुगर है और आप चीनी डाल के चाय पीते रहें, या तो मैं तो यहाँ दूध पीने की मना कर रहा हूँ, मिल्क प्रोडक्ट की मना कर रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है कि आप चाय के शौकीन हैं तो ग्रीन टी पीजिए, लेमन टी पीजिए, जिंजर टी पीजिए, मिल्क टी भूल जाइए, और शुगर तो एकदम भूल जाइए। शुगर और अल्कोहल, अगर कोई भी आदमी जिसको जरा भी प्री डायबिटिक है और डायबिटिक है और जरा भी हेल्थ कॉन्शियस है और वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनका डायबिटीज शुगर लेवल कभी कंट्रोल रहने वाला नहीं है। तो ये तो एकदम मान लीजिए कि ये दो चीज़ें एकदम नहीं हो सकती। अगर मीठा खाना है तो जैसा मैंने पहले कहा था, आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ आप गन्ना भी खा सकते हैं, जूस के लिए मना कर रहा हूँ, आप गन्ना खा सकते हैं, कुछ ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आप शुगर और गुड़ ये सब नहीं खाएंगे तो एकदम आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। अब सवाल आता है कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप वॉक कीजिए। मैं मेरे पेशेंट को दिन में मिनिमम 3 बार 20 मिनट वॉक रिकमेंड करता हूँ।
अगर 4 बार कोई आदमी 20 मिनट इन डे वॉक कर लेते हैं और डायबिटीज कितना भी है उनका, और अगर वो अपना डाइट कंट्रोल कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो एकदम ठीक हो जाते हैं। उनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाने की और ये सब खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका पेनक्रियाज दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाता है, बॉडी के सारे ऑर्गन रिएक्टिवेट हो जाते हैं। अब रहा सवाल कि आप परहेज करेंगे नहीं, दवाई भी टाइम से खाएंगे नहीं, तो डेफिनेटली आप फिर कार्डियक प्रॉब्लम और रीनल प्रॉब्लम में जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट एडमिट रहते हैं जिनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है, और बाद में क्या होता है कि वो उनका क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया इतना बढ़ गया, तो वो उनको संभालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं संभलते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। इसके साथ साथ कि जरा भी लापरवाही होती है और डाइट में पूरा ध्यान नहीं होता है तो डायबिटिक अल्सर हो जाते हैं। डायबिटिक फुट के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो वो एक ऐसी चैलेंजिंग चीज होती है जिसमें हमें उनका फुट बचाना होता है। उनको एडवाइस कर दिया गया होता है कि भाई आपका ये हो गया डेवलप, आप ये कटेगा, एम्पुटेशन होगा। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आके एडमिट होते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। अभी भी एक माताजी महाराष्ट्र से आई हुई है, एडमिट हैं, लगभग उनके दोनों फुट बच ठीक चुके है, हैं। ठीक है, तो ठीक इसमें है, ये है कि कंट्रोल करना है, ठीक खाना है, अपना बदलना है और एक्सरसाइज करना है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है। डॉक्टर प्रियंका, एक बात बताइए, क्या डायबिटिक पेशेंट का कोई चीट मील डे हो सकता है क्या? आइडियली नॉट, बिकॉज देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायबिटीज क्या है, वी आइदर इंसुलिन डेफिशिएंसी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन का काम है शुगर मैनेजमेंट एंड फैट मैनेजमेंट ऑफ बॉडी। तो अगर हम शुगर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ चीट मील डे और एनी फॉर्म, तो दैट विल हार्म द पेशेंट ओनली। तो शुगर का जो इंटेक शुड बी मिनिमाइज, एज मच मिनिमम एज पॉसिबल। जितना कम हम ले सकें उतना कम लें, ताकि दवाइयों को भी काम करने में आसानी हो। आप जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सब चीजें भी काम करें, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही कम करती है, वो इंसुलिन भी बढ़ाएगी। फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस इन बॉडी, तो इंसुलिन जो है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, other things will not work in the manner which it should work. अच्छा डॉक्टर This is साहब, the basic. ओके डॉक्टर सप्तऋषि, मैं ये समझना चाहती हूँ क्योंकि जब बच्चे ग्रो अप कर रहे होते हैं, चाहे टीनेज की बात की जाए या उनके अर्ली 20s की बात की जाए, जब उनको जिम की बातें समझ में आती है, फिजिकल फिटनेस की बातें समझ में आती है, तो प्रोटीन अपनी डाइट में अर्ली स्टेजेस में इंक्लूड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या क्या होते हैं? क्योंकि प्रोटीन, मुझे लगता है जो लोग जिनका ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच डाइट का होता है उनको डिजीजेस बहुत कम होती हैं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी रहती है, उनका पूरा दिन भी बहुत फोकस जाता होगा। तो मेरे हिसाब से जो डाइट में जो सबसे ज़रूरी जो है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का बैलेंस सही तरीके से होना चाहिए। एवरेज अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो बॉडी का होता है वो देखा जाता है कि दैट इंटरनेशनल रिकमेंडेशन भी यही है कि 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। ग्रोइंग एज में वो थोड़ा और ज़्यादा होगा, तो उसमें अगर किसी का वेट 60 केजी है, दैट पर्सन शुड बी हैविंग एटलीस्ट 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे। तो उसमें वेजिटेबल प्रोटीन्स में जो है पल्सेस, सोयाबीन्स, ये सारी चीज़ें आता है। एनिमल प्रोटीन में एग, फिश, चिकन, ये सब आता है। इवन मिल्क इज ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो ये सारे चीज़ें जो है, तो ऑब्वियसली उसका राइट बैलेंस में इनटेक सही तरीके से होना चाहिए। स्प्राउट्स में भी प्रोटीन होता है, तो वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन का कमी रहने का टेंडेंसी रहता है। तो दैट इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम, देयर आर मल्टीपल स्टडीज ऑल्सो जहाँ पे देखा गया है कि अच्छा 60 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। डाइट का डिटेल्ड एनालिसिस के बाद देखा जाता है मुश्किल से 20-30-40 ग्राम का प्रोटीन डाइट में है। ओवरऑल ग्रोथ के लिए प्रोटीन इंटेक शुड बी बैलेंस्ड अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तीनों का बैलेंस सही रहे और टोटल कैलोरी इंटेक अगर रिस्ट्रिक्टेड रहे तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है डॉक्टर, क्योंकि आप घी पर बहुत फोकस थे, जोर भी दे रहे थे कि लोगों को घी खाना चाहिए, जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं उसका ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल को लेकर हमेशा उनकी चर्चा होती है, वो फिट रहें इस पर ज़्यादा ध्यान भी दिया जाता है। हमने कई पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो डायबिटिक होते हैं, वो टेंड टू इंक्रीज देयर वेट विद टाइम।
तो उनके लिए कौन सा गुड फैट और बैड फैट जो हमने बचपन में पढ़ा था, उनके लिए गुड फैट्स क्या होंगे? देखिए, फैट तो सीधा सा मतलब यही है कि दूध है, घी है, मक्खन है, और अगर शुद्धतम आपको प्योर मिल जाए तो वही अपना पॉजिटिव फैट है। इन जनरल सैचुरेटेड जो होता है, जो हमारा एक्चुअली हाई डेंसिटी। मुझे डॉक्टर अरोड़ा की आवाज़ नहीं मिल पा रही है, मैं उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। टाइम की कमी होती जा रही है। डॉक्टर प्रदीप का मैं रुख करना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रदीप जी, एक ऐसा कुछ लास्ट अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट मुझे दीजिए उन तमाम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो आपकी बात सुनकर मोटिवेट हो, अपना कोर्स मिथ से दूर बचें, हेल्दी डाइट को फॉलो करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। और क्योंकि आप तो लगातार इस पैनल पर ये बोलते आए हैं कि आपने डायबिटीज़ को क्योर किया है। जी, मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्रोसेस फूड को छोड़ दें, कोर्स मील लें, और जो परमेश्वर जी ने बोला था कि मिलेट्स पे ध्यान दें, तो मेरा कहना ये है कि मिलेट्स पे ध्यान जरूर दें। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप डायबिटिक हैं और अपना फोकस आप फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स पर करते हैं, तो आप पूरी तरह से ठीक होने की तरफ तैयार रहते हैं। आपको मिनिमम मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और मैं तो समझता हूँ कि अगर आप गेहूं, चावल, दूध ये सब छोड़ देते हैं और वॉक करते हैं, एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ सिंपल वॉक, ब्रिस्क वॉक दिन में 3-4 बार 20-20 मिनट कर लेते हैं, तो आपका डायबिटीज 95 टू चलिए, 96% ऑन लोगों दैट का नोट ठीक डॉक्टर होता है, प्रदीप मैंने गुप्ता, देखा है। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन तमाम व्यूअर्स को आपने दी है जो डायबिटीज को लेकर, जिनका मिथ रहता है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स रहते हैं, किसी टाइप की उनको डायबिटीज होती है। एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट को कंप्लीटली बदलिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफी हद तक अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।